बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी या एडीएस थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। आज हम उसमें लेक्चर नंबर 11 जो है वो रिकॉर्ड करने लगे और आज के लेक्चर में हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आज हमने न्यूमेरिकल्स हैं वो करने सैम्पल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले इस चैप्टर के हम देखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सैम्पल प्रॉब्लम्स के अलावा हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है या सैम्पल प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट को ज़रा गौर से आपने देखना है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ बजाय इसके कि पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा था अपने इस चैप्टर के शुरू में, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी। अब इसमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका मास गिवन है, छोटा मास जो है उसका मास भी गिवन है, लेंथ ऑफ रॉड गिवन है जिसके साथ हमने मैसेज को कनेक्ट किया था। The two small spheres is 52.4 सेंटीमीटर यानी ये लेंथ ऑफ रॉड की वैल्यू गिवन है। ये आप ये समझ लें कि वो जो रॉड है जिसके साथ दो छोटे मैसेज अटैच हैं, इनको अगर आप स्मॉल m का नाम दे दें तो इस रॉड की जो लेंथ है वो उसने बता दी है 52.4 सेंटीमीटर। इस रॉड को हमने बिल्कुल सेंटर से सस्पेंड किया हुआ था और इनके करीब दोनों तरफ से हमने कुछ बड़े मैसेज जो हैं वो लाकर रखे थे दोनों तरफ। इन मैसेज को आप कैपिटल M का नाम दे दें। बड़े मैस और छोटे मैस के दरमियान भी कोई डिस्टेंस है, उसको उसने कैपिटल R का नाम दिया है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। द रॉड एंड फाइबर फॉर्म अ टॉर्जनल पेंडुलम हुज रोटेशनल इनर्शिया इज़ गिवन। ये रोटेशनल इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पूरे सिस्टम का, हुज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी ये टाइम पीरियड गिवन है। The angle 2 theta between the two equilibrium positions of rod is। अब ये एंगल गिवन है 2 थीटा से मुराद ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो एंगल है। अच्छा, आपने चूँकि अभी वेव्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा, ऑसिलेशन और वेव्स वाला, उसमें हम एक पेंडुलम पढ़ाते हैं, टॉर्जनल पेंडुलम। सही है, ये जिसका यहाँ पर जिक्र है टॉर्जनल पेंडुलम। तो ये चूँकि अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर लेंगे और जब आप वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसकी ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, जो कैपिटल M या बड़ा मैस और स्मॉल m यानी छोटा मैस, उनके दरमियान डिस्टेंस है उसे कैपिटल R से जाहिर कर दिया और इसकी वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। कैपिटल M पहले ही केजी में था, उसको नहीं हमने छेड़ा। स्मॉल m जो है वो ग्राम में था, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। कैपिटल L जो लेंथ ऑफ रॉड थी उसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में गिवन थी, उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पहले ही SI यूनिट में गिवन है। टाइम पीरियड की वैल्यू भी सेकेंड में गिवन है। 2 थीटा जो है ये डिग्री में गिवन था। हम जानते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। तो इसको पहले हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि जब हम एंगल थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए पुट करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू रेडियंस में पुट की जाती है। कैपिटल R जो है इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन थी और उसको भी हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
अब सबसे पहले ये जो सामने आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये टॉर्जनल पेंडुलम का फॉर्मूला है या टॉर्जनल ऑसिलेटर का फॉर्मूला। अब ये आपने पढ़ा तो नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लें। इसमें असल में ये एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया टाइम पीरियड का। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास बनेगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय ये जो थोड़ा मुख्तलिफ तरह का के लिखा हुआ है, इसे कैपा बोलते हैं। यहाँ से कैपा जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। पाई की वैल्यू पहले से ही हम जानते हैं 3.1416 होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन थी, उसको पुट किया। टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन थी, ये टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन थी, उसको पुट किया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट की, तो आपके पास कैपा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हुक्स लॉ को यूज़ करके ये जो आपको टॉ इज़ इक्वल टू कैपा थीटा नज़र आ रहा है, ये हुक्स लॉ है। ये हुक्स लॉ है एंगुलर मोशन या रोटेशन के लिए। इससे पहले हमने हुक्स लॉ पढ़ा था स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए, आपने एफएससी फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर टॉ इज़ इक्वल टू कैपा थीटा है। आपने जब लीनियर या चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा था ऑसिलेशंस के लिए, तो आपने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू के एक्स, वो लीनियर मोशन के लिए था। ये रोटेशन के लिए है या एंगुलर मोशन के लिए है, ठीक है। तो कैपा थीटा की वैल्यू पुट करके, अब थीटा की वैल्यू गिवन थी जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था ऊपर, कैपा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क का आंसर आ जाएगा। अब टॉर्क जो है, टॉर्क ऑफ कपल, चूंकि यहाँ पर कपल पैदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस लगती हैं, दोनों जो हैं एक फोर्स जो है फ़र्ज़ करें इस तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है। स्मॉल m के ऊपर कैपिटल M की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, उसकी वजह से इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं यहाँ पर लग रही हैं, और इन इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से ये रॉड जो है ये रोटेट करना शुरू हो जाता है। अब इस रोटेशन की जिम्मेदारी किस पर है? कपल पे। बेसिकली कपल पैदा हुआ जिसकी वजह से रॉड ने रोटेट करना शुरू कर दिया। और टॉर्क ऑफ कपल का बेसिक फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्सेस। ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, इनमें से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को आप इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आप गौर करें, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस रॉड की लेंथ है। इसे बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं? कपल आर्म। अगर सिंगल फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना होता तो फिर हमने सिर्फ इतना डिस्टेंस लेना था, लेकिन ये चूंकि दोनों फोर्सेस की वजह से कंबाइंड टॉर्क हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं, जिसे कपल आर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया, टॉर्क की वैल्यू का फार्मूला बना दिया। अब इसमें जो F है ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट की G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R क्यों आ रहा है? क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल R से ही जाहिर किया है, ठीक है। तो दोनों टॉर्क्स जो हैं, इन दोनों टॉर्क्स को अगर हम कंपेयर कर दें, इन दोनों टॉर्क्स को अगर हम कंपेयर कर दें तो आपके पास देखें कैपा थीटा की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट की। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस फार्मूला को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ ब्लू कलर में आप देखें मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कैपिटल G आ जाएगा जी टॉ R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M इंटू L। अब यहाँ पर आप देखें टॉर्क की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। यहाँ टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कैपिटल R जो है मैस दोनों मैसेस के दरमियान बड़े M और छोटे M के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पुट करेंगे। यहाँ पर स्मॉल मैस, यहाँ कैपिटल मैस और यहाँ लेंथ ऑफ रॉड, ये तीनों ये पांचों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी।
दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यह आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपने किया है इसकी आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जी बच्चों बता दें, आपको समझ आ गई है? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें कि आपने जैसे स्टोरी कि आपने पहले ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, ऐसे बता दें। हाँ देखें, इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने, ये मैं लाइट ग्रीन कलर में अब कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने किया जी टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल ऑसिलेटर का फॉर्मूला लिखा। यहाँ से हमने कैपा फाइंड किया। कैपा की वैल्यू क्यों फाइंड की? क्योंकि हम हुक्स लॉ को यूज़ करके टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहते थे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है कैपा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। टॉर्क की वैल्यू जब आ गई तो इसी टॉर्क का फॉर्मूला एक और शक्ल में भी लिखा जा सकता है, F इंटू एल की शक्ल में। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इन टॉर्क के ये जो दूसरे फार्मूला से हमने कैपिटल G का फॉर्मूला बनाया और कैपिटल G के फार्मूला में फिर ये सारी वैल्यूज पुट की। टॉर्क, रेडियस, रेडियस कह रहा हूँ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। उसके बाद स्मॉल m, कैपिटल M, ये सारी वैल्यूज पुट की तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी? ओके जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये तो बड़ा आसान लग रहा है। इसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस फाइंड करनी है बिटवीन 7.3 kg बाउलिंग बॉल्स। ये दो मैसेज हैं बिल्कुल एक जैसे, या M1 M2 की वैल्यू बराबर है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। बड़ी आसानी से आप ये फाइंड कर सकते हैं। दूसरी पार्ट बी में वो कह रहा है जी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें अर्थ और मून के दरमियान। तो ये दोनों पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखें, जो दोनों मैसेज हैं वो हमने एक जैसे लिख लिए। दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है, यानी एक है मैस M1, दूसरा मैस है M2। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r। अब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ किया और बड़ी आसानी से सारी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आ गया। ठीक है, ये कैपिटल G की वैल्यू है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। उसके बाद दोनों मैसेज की वैल्यू पुट की, नीचे दोनों के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर लिया और आपका आंसर आ गया। पार्ट बी में वो कह रहा था कि आपने अर्थ और मून के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसके लिए आपको अर्थ का मैस 6 इंटू 10⁻24 kg, मून का मैस 7.36 इंटू 10⁻22 kg और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपने मेमोराइज कर लेनी है। फिर आप बड़ी आसानी से, अगला काम तो बड़ा इजी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में ये तीनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, चारों वैल्यूज़, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3 में स्टोरी तो काफ़ी लंबी उसने लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके सामने रखता हूँ। वो कह रहा है जी कंसिडर अ न्यूट्रॉन स्टार। एक न्यूट्रॉन स्टार है फर्ज करें और उसके मैस को कैपिटल M के साथ जाहिर किया जा रहा है और वो कह रहा है जी ये सन के मैस के इक्वल है और सन का मैस कितना गिवन है 1.99 इंटू 10⁻30 kg एंड रेडियस। उसने न्यूट्रॉन स्टार का मैस और रेडियस बता दी है। वो कह रहा है इस न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर अगर कोई बॉडी फॉल करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद वो कह रहा है जी एक दूसरा एस्ट्रॉयड है, सीरीज एस्ट्रॉयड जो है ये वाला, इसका भी मैस गिवन है, इसका भी रेडियस गिवन है, इसके ऊपर भी फ्री फॉल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें। तो ये दोनों एक जैसे हैं, बस दोनों में वैल्यूज जो है वो डिफरेंट पुट करनी है। अगर हम पार्ट ए देखें तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार गिवन है, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार गिवन है। आपने सबसे पहले तो क्या किया, आपने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमने अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला ये बनाया हुआ था। अब यहाँ अगर आपने किसी और स्टार के लिए ये फाइंड करना है तो यहाँ पे आप उस स्टार का मैस और उस स्टार का रेडियस पुट कर लेंगे, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं करेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की ये
उसके बाद मास की वैल्यू पुट की और रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर लिया, आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आ गया। इसके बाद पार्ट बी में भी यही काम आपने करना है। सिर्फ आपने पहले क्या किया, आपने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया, किलो की जगह 10⁻³ पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो एज इट इज़ फार्मूला में पुट की और आपका आंसर आ गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 4 में वो कह रहा है जी, सपोज अ टनल कुड बी डग थ्रू द अर्थ फ्रॉम वन साइड टू द अदर अलोंग अ डायमीटर। वो कह रहा है कि फर्स्ट करें ये अर्थ है और अर्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अलोंग द डायमीटर आप एक टनल बना लेते हैं, यानी एक सुरंग बना लेते हैं आप। ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या प्रूव क्या करना है, शो दैट मोशन ऑफ पार्टिकल ड्रॉप्ड इनटू द टनल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित ये करना है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से किसी एक तरफ से ड्रॉप किया जाएगा तो वो किस तरह से वाइब्रेट करेगा। वो कह रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट करेगा। अच्छा, आप ज़रा गौर से इसमें देखिए, जाहिर बात है ये जो पार्टिकल है ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आके नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से ये अर्थ के सेंटर से आगे निकल जाएगा। फिर जब आगे जा रहा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको दोबारा वापस सेंटर की तरफ खींचेगी और ये काम चलता रहेगा और ये दोबारा सेंटर पे नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से। इस तरह से ये टनल के अंदर वाइब्रेट करता रहेगा। हमने ये साबित करना है कि इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है दिस इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, फर्ज कर लें कि इसको हमने अर्थ के सरफेस से थोड़ा अंदर रखा हुआ है। जैसे ये देखें, अर्थ का सरफेस तो यहाँ पर है लेकिन हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब जाहिर बात है अर्थ का कुछ मैस पार्टिकल से आउटर साइड पे है और कुछ अर्थ का मैस पार्टिकल के अर्थ के सेंटर और पार्टिकल के दरमियान है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक इस तरह से छोटा स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं। अब ये अर्थ का ये जो अंदर वाला हिस्सा है जो पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के दरमियान है, इसके मैस को आप कैपिटल M प्राइम का नाम दे दें और अर्थ का ये जो आउटर साइड पे मैस है जिसको मैं अभी येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो मैस है जो पार्टिकल से आउटर साइड पे आ रहा है, इस मैस का पार्टिकल पे अट्रैक्शन जो है उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इस मैस से आगे निकल चुका है। हम कह सकते हैं कि इस आउटर रीजन वाले मैस की वजह से पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिजल्टेंटली ज़ीरो होगी। इसलिए हम फिर कौन सा मैस कंसिडर करेंगे जिसको मैंने M प्राइम का नाम दिया है। तो सबसे पहले तो हम M प्राइम के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये जो छोटा स्फीयर हमने कंसिडर किया है ना, इसका जो रेडियस है वो है फर्ज करें स्मॉल r। अब हम इसके लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स लिखते हैं। ये देखें, हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर चूंकि हम मैस ले रहे हैं M प्राइम जो अंदर वाला रीजन है उसके मैस को ले रहे हैं, तो M प्राइम जो है आपके पास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी वॉल्यूम को आप इस तरफ ले जाकर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम की जगह आप लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। अब यहाँ पर स्मॉल r क्या है, वो जो मैंने अंदर एक छोटा सा स्फीयर इमेजिन किया था उसका रेडियस, ठीक है। तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखने लगे हैं। M prime is concentrated at the center of Earth. The gravitational force between M prime and small m. अब हम क्या करने लगे, ये जो अंदर मैंने एक वॉल्यूम एक छोटा सा स्फीयर कंसिडर किया था इसके और जी ये जो हमने छोटा सा एक स्फीयर कंसिडर किया था इसके और स्मॉल m के दरमियान लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने लगे। इसको मैं
ऑरेंज कलर में कर देता हूँ। ये है स्मॉल m और अर्थ का जो मैस हम कंसिडर कर रहे हैं, हम उसे कंसिडर कर लेते हैं जी अर्थ के सेंटर की तरफ या सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हमने स्मॉल r से जाहिर किया हुआ है। इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से, जो सामने आप देख सकते हैं, जी एम प्राइम स्मॉल m डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो स्मॉल m है यानी पार्टिकल है वो अर्थ के सेंटर की तरफ पुल हो रहा है, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से वो यहाँ पर पुल हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, अब हमने जो कैपिटल M प्राइम है उसकी जो ऊपर वैल्यू लिखी थी ये वाली, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। रो 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये सारा कुछ हमने अभी अभी कैपिटल M प्राइम की जगह पर पुट किया। अब कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? r का स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास क्या बचा जी? आपके पास बाकी जो कुछ भी बच गया वो है ये। अब इसमें आप देखें स्मॉल r की पावर सिंगल पावर रह गई है यहाँ पर, और बाकी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा कुछ कांस्टेंट है। अगर ये सारा कुछ कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर हम k लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन बन गया F इज इक्वल टू माइनस के आर। ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये किसका रिलेशन आपने पढ़ा था? ये आपने रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी ये टनल वाली एग्जांपल में भी यही बात साबित कर दी कि जो छोटा m है या पार्टिकल है उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में हुक्स लॉ की मदद से लिखी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ वाइब्रेट कर रहा है। अब आ जाए पार्ट बी पर। पार्ट बी में उसने कहा था जी, इफ मेल वर डिलीवर्ड थ्रू दिस chute, how much time would elapse between deposit at one end and delivery at the other end। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि फर्ज कर लें कि हम जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ और फिर वापस उसी एंड पे वापस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हम जानते हैं एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी हमने यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है स्प्रिंग मैथ सिस्टम के टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। अब ये जो k है ये है वही वाला कांस्टेंट जिसको ऊपर अभी अभी हमने रिप्लेस किया है, यानी इस सारे की जगह g रो 4 पाई m डिवाइडेड बाय 3, इसकी जगह हमने k पुट किया था। तो आप यहाँ पर वापस k की वही वैल्यू पुट कर दें। मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय k की जगह हम पुट करेंगे g रो 4 पाई स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 जो है ये तो आ जाएगा ऊपर और स्मॉल m जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बच जाएगा 2 पाई 3 डिवाइडेड बाय g रो 4 पाई। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे ठीक है, जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे आप ये भी कर सकते हैं, आप इस 2 पाई को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं। जब आप इसे स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, 3 भी साथ मौजूद है, डिवाइडेड बाय g रो 4 पाई, सारे का स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा और पाई 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय जी रो का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से बिल्कुल वही रिलेशन आ जाएगा जो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू, और पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे और कैपिटल जी की जगह 6.67 10⁻⁻11 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये तो है पूरा टाइम पीरियड। अब जी उसने क्या किया है, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था इफ मेल वर डिलीवर्ड थ्रू दिस शूट हाउ मच टाइम वुड elapse बिटवीन डिपॉजिट एट वन एंड एंड डिलीवरी एट द अदर एंड। यानी एक एंड से हमने डिपॉजिट किया और दूसरे एंड पे डिलीवरी दी। तो आप इसको इस तरह देख लें कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, यानी आधा वाइब्रेशन कवर करना है, और आधा वाइब्रेशन कवर करने का मतलब है टाइम पीरियड का हाफ। तो ये टाइम पीरियड का हाफ करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये बताएं यहाँ तक आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर आ रही है, 4 ही बहुत है सर, इतने ही बहुत है। इतने बहुत है, आज 2 लेक्चर है उतर। 2 लेक्चर है, सॉरी सर, पता नहीं था सर। अभी तो छुट्टियां लेना भूल गया। अभी तो 4-5 और करने हैं, ये सारे बड़े इजी हैं। आपको अभी फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मुश्किल लग रहे हैं। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काफ़ी इजी लगेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 देखें, वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून अर्थ सिस्टम। अब मून अर्थ सिस्टम का मतलब है एक ऑब्जेक्ट मून है और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है। तो सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट जो वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट की हुई है, -g एक मैस दूसरा मैस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज। ठीक है, तो दोनों मैसेज भी आपको याद होने चाहिए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी आपको याद होना चाहिए, तो आप रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है व्हाट मिनिमम इनिशियल स्पीड मस्ट अ प्रोजेक्टाइल हैव एट अर्थ सरफेस इफ इट इज़ टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एस्केप करवाने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, यानी वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। अब एस्केप वेलोसिटी का आपने रिलेशन किया था चैप्टर के अंदर, टॉपिक किया हुआ है ना ये वाला, तो वो आप बड़ी आसानी से उसको लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। मैस ऑफ अर्थ, ये आपको याद होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ को मीटर में कन्वर्ट करके लिखें। मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकालनी है। हम जानते हैं टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी होती है, फर्ज करें अर्थ के सरफेस से हमने उसको फेंक दिया है, यानी फ़र्ज़ करें ये अर्थ का सरफेस है, ये है फ़र्ज़ करें ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री। अर्थ के सरफेस से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, जब आपने उसको फेंका तो उस वक्त जो आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी और उस वक्त उसके पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी होगी, इन दोनों का जो सम है उसे आप क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी। अब जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी पर चला जाएगा, हम ये नहीं जानते कि कहाँ जाके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जानी है, इसलिए उस जगह को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। तो जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर चला गया। जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो फिर इसके अंदर अर्थ की फील्ड की वजह से जो एनर्जी थी उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो वहाँ पर जाके कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में नीचे जो डिस्टेंस होता है उसमें रेडियस ऑफ अर्थ क्यों है, क्योंकि हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ये है स्मॉल m मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है कैपिटल ME मैस ऑफ अर्थ, इसी तरह ये भी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर जाके या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाके चूंकि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जानी है तो आपने उसकी जगह ज़ीरो लिख दिया। इसको जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ हाफ m
वी स्क्वायर आ गया, दूसरी तरफ आ गया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा g 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर नहीं आ रहा क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो आपके पास ये बच गया। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 7 में कह रहा है कंप्यूट द मास ऑफ सन फ्रॉम द पीरियड एंड रेडियस। यानी यहाँ पर वो कह रहा है जी ये फर्ज करें दरमियान में सन पड़ा हुआ है, इसका मास हमने निकालना है, और ये अर्थ है जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो गिवन है। क्या कुछ गिवन है जी? टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें गिवन हैं और इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट हो गया। इसी तरह पार्ट बी में भी यही चीज़ उसने पूछी है, लेकिन वहाँ पर सन की जगह जुपिटर है, मास ऑफ जुपिटर पूछा है। वहाँ भी टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ बच्चों आप यूज़ करेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया था। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रेडियस ऑफ ऑर्बिट का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम चाहिए। तो आप इसको पहले कैपिटल एम के लिए बना लें। कैपिटल एम उस तरफ चला गया और टाइम पीरियड का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। अब आप इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। पाई की जगह आप पुट करेंगे जी 3.1416। इसी तरह आर की जगह पुट करेंगे ये वाला डिस्टेंस। इसी तरह टाइम पीरियड की जगह पुट करेंगे 365 डेज या 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड, ये भी गिवन था। और मास ऑफ सन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें भी यही वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है और यहाँ से भी मास ऑफ प्लैनेट की ही वैल्यू निकालनी है उसी ऊपर वाले फॉर्मूला के मुताबिक। 4 स्क्वायर रेडियस ऑफ ऑर्बिट का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो यहाँ भी जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास मास ऑफ जुपिटर आ जाएगा। और मास ऑफ जुपिटर यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया गया है? ये 1.90 इंटू 10⁻27 kg। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो कह रहे हैं अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट अ हाइट ऑफ इतना अबव द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो बेसिकली फर्ज कर लें कि ये है अर्थ, ये है अर्थ का रेडियस और अर्थ के सरफेस से वो वाला जो सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, यानी उसकी हाइट कितनी गिवन है? 230 किलोमीटर। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करूंगा जिसे मैं स्मॉल आर से फर्ज करें जाहिर कर देता हूं, तो ये किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बस ये काम हमने यहाँ पर करना है, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। अब इस सैटेलाइट का हमने टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए वही कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड में जो फॉर्मूला बनाया था वही यूज़ किया। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा। पाई की जगह पुट करेंगे 3.1416, स्मॉल आर की जगह ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर शुरू में कैलकुलेट की है उसको पुट किया। पहले देखें हमने किलोमीटर में आंसर निकाला, बाद में किलो की जगह 10⁻³ लिख दिया तो ये मीटर में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर पुट कर दी। नीचे कैपिटल जी था उसकी जगह ये पुट किया, कैपिटल एम जो है मास ऑफ अर्थ आएगा यहाँ पर, तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट आ गया, या वो जो सैटेलाइट था उसके ऑर्बिट का
ऑर्बिटल टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9, इट इज़ डिज़ायर टू प्लेस अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट सो दैट इट रिमेन्स fixed above a given spot on the equator of rotating earth. What is the height above the earth of such an orbit? तो इसमें हम जानते हैं कि ऐसा सैटेलाइट, फर्ज करें ये अर्थ है जी, ये है अर्थ, और अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रही है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अच्छा, अर्थ का ये जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, अगर हम अर्थ को दो पार्ट्स में कट करें तो अर्थ का ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी एक पोल और दूसरे पोल के बिल्कुल मिडल में अगर हम अर्थ को कट करें तो ये जो सबसे बड़ा सर्कल आपको बना नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम अर्थ को इस तरह बनाने की बजाय मैं अर्थ को ऐसे बनाऊं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि आपने क्या किया, आपने अर्थ के ग्लोब को, पहले अर्थ का ग्लोब इस तरह से पढ़ा है कि नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, और आपको अर्थ का जो इक्वेटर है वो साइड से नज़र आ रहा है। अगर हम अर्थ के ग्लोब को इस तरह से देखें कि नॉर्थ पोल आपकी तरफ आ जाए और साउथ पोल दूसरी तरफ चला जाए, तो जो अर्थ का इक्वेटर है वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यानी अब अर्थ का इक्वेटर ये है, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वेटर ऑफ अर्थ। अब अगर मैं अर्थ की रोटेशन की बात करूं तो अर्थ की रोटेशन कुछ ऐसी है, इस तरह से अर्थ रोटेट कर रही है। अच्छा, अगर मैं अच्छा फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया इक्वेटर के बिल्कुल सामने, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सैटेलाइट इक्वेटर के सामने ही रहे हमेशा, तो मुझे इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी सेट करनी पड़ेगी कि जितने टाइम में अर्थ अपना चक्कर कंप्लीट करती है, जितने टाइम में अर्थ अपना चक्कर कंप्लीट करती है उतने ही टाइम में ये वाला सैटेलाइट अपना चक्कर कंप्लीट करे। हम जानते हैं अर्थ की एक जो रोटेशन है या एक अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक जो कंप्लीट रोटेशन है अर्थ की, वो कितने टाइम में होती है, 1 डे में वो कंप्लीट होती है, यानी 24 आवर्स में, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला जो सैटेलाइट है जिसको हम अर्थ के इक्वेटर के सामने लॉन्च कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी रहे, तो इसका भी टाइम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए, 24 आवर्स, यानी 1 डे, ठीक है। यानी जब अर्थ का फर्ज करें यहाँ अर्थ के इक्वेटर पे मैंने कोई पॉइंट लगाया, ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ गया, तो इस वक्त जो सैटेलाइट है वो भी घूम के अर्थ के इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर ही होगा। इसी तरह ये पॉइंट घूम के यहाँ तक आ गया तो अर्थ का ये जो सैटेलाइट है ये भी यहाँ ही होगा, बिल्कुल उसके ऊपर। जब अर्थ का ये वाला पॉइंट ए यहाँ पे आ गया तो जो सैटेलाइट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर है। इसी तरह जब इस पॉइंट ने अपना चक्कर कंप्लीट किया तो सैटेलाइट ने भी अपना चक्कर कंप्लीट किया। कहने का मतलब ये है जितने टाइम में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर रही है उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट अपना ऑर्बिटल चक्कर कंप्लीट करेगा। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सैटेलाइट के टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स हैं तो एक और की जगह 3600 सेकंड लिखेंगे, उसको 24 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ये, स्मॉल आर से अगर मैं इसे जाहिर करूं। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ के रेडियस में सैटेलाइट की ज़मीन के सरफेस से जो हाइट है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल होगा, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हम जानते हैं। अब हमने उस सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, यानी ये वाला जो एच है, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट का वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया। इस फार्मूला को हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए बना लिया। किस तरह से बनाएंगे, हम जी एम को उस तरफ ले जाते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर,
ये आपके पास आर क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, यानी पावर आप ले लें 1/3, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी जी GMT² डिवाइडेड बाय 4π², सारे की पावर 1/3, ये इससे कैंसिल हो गया। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू GMT² डिवाइडेड बाय 4π², सारे की पावर 1/3। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा इतना। पहले तो इसकी वैल्यू मीटर्स में आएगी, मीटर में इसकी वैल्यू कितनी होगी 4.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर। उसको जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो वो फिर 10⁻⁴ बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, अगर हमने हाइट निकालनी है तो हाइट किसके इक्वल आएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से आप हाइट निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर जो भी आया है, यानी 4.23 × 10⁻⁴ किलोमीटर, उसमें से जब आप रेडियस ऑफ अर्थ यानी 6400 किलोमीटर माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास तकरीबन 35,000 समथिंग आंसर आएगा, जिसे आप राउंड ऑफ करके 36,000 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आपने अपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने यही सारा कुछ किया था। आपको याद आ रहा है वो वाला टॉपिक? बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाएं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। इसमें वो कह रहा है जी हैले कॉमेट हैज़ पीरियड ऑफ 76 ईयर। अच्छा, ये ना एक सन के इर्द गिर्द घूमने वाला कोई भी रैंडम सा छोटा सा मैस है, ठीक है, फर्ज करें। वो कह रहा है जी इन 1986 इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन वॉज क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन। अब हम जानते हैं, हमने केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा है कि जो सैटेलाइट है वो तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और सन जो है उस एलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। यहाँ पर हम जानते हैं एलिप्स के 2 फोकस होंगे, तो हम सन को किसी एक फोकस पे कंसीडर कर लेंगे। ये फर्ज करें वो सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब सैटेलाइट का सन के करीब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वो तब होगा जब सैटेलाइट यहाँ होगा, और ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और फारदेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब जो सैटेलाइट है वो यहाँ से गुजर रहा होगा। इस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, फारदेस्ट डिस्टेंस। हम ये भी जानते हैं कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसे पेरिहीलियन बोलते हैं, और फारदेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफिलियन, एपीहीलियन, एफिलियन, ये जो भी बोलते हैं इसे। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस उसने बताया है आपको, ये इसे RP से जाहिर कर देंगे। और फारदेस्ट डिस्टेंस जो है वो उसने पूछ लिया है, टाइम पीरियड उसने बता दिया है, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। साथ ही वो कह रहा है एसेंट्रिसिटी भी बताएं, और मैस ऑफ प्लैनेट जो है उसने बता दिया है, ठीक है। मैस ऑफ सन यानी मैस ऑफ सन उसने बता दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड जो है उसको यूज़ करके हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट से मुराद ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इस एवरेज डिस्टेंस को अगर आपको याद है तो हमने स्मॉल r का नाम दिया हुआ था, इसे हम a का भी नाम दे सकते हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, केपलर्स पीरियड वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसको रेडियस के लिए लिखा। यहाँ से हमने ये जो a डिस्टेंस है ये निकाल लिया। अब ये a जो है ये असल में सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है, सही है। अगर हम सेमी मेजर एक्सिस का डबल कर लें, यानी फर्स्ट कर लें सेमी मेजर एक्सिस का हम डबल कर लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है जी सेमी मेजर एक्सिस। इसको आप डबल कर लेंगे तो वो बन जाएगा पूरे एलिप्स की लेंथ यानी 2a। अगर आप निकालना चाहते हैं जी आर पी क्या था जी, आर पी ये वाला डिस्टेंस था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो था सन से, और आर ए क्या था,
आर ए जो है वो ये फारदेस्ट डिस्टेंस था सन से। अब हम निकालना चाहते हैं आर ए। आर ए किसके इक्वल होगा, डायग्राम से पता चल रहा है। अगर मैं 2a में से आर पी माइनस कर दूं तो मुझे आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी। देखें ये टोटल लेंथ है उसकी, उसमें से अगर मैं सिर्फ ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यही काम करके हमने यहाँ पर आर ए यानी एफिलियन जो डिस्टेंस है वो निकाल ली है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि आर ए को, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो आर ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए ई प्लस ए, और आर पी को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस ए ई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी आर ए माइनस आर पी करें, तो आपके पास बनेगा ए ई प्लस ए माइनस ए प्लस ए ई। तो ये जो a है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2ae। यहाँ से e यानी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा आर ए माइनस आर पी डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फॉर्मूला में आप ये सारी वैल्यूज पुट करके, क्योंकि आर ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आर पी की वैल्यू उसने बता दी थी, दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट की, डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स सेमी मेजर एक्सिस से। सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है ये हम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड से फाइंड कर चुके हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एसेंट्रिसिटी का। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 10। अब मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं। मुझे एक नज़र में आपको ये सारा न्यूमेरिकल्स जो हैं ये दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे दूसरे वाले। ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने कैपिटल जी निकाला, ये था इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड की थी। यहाँ जो है यहाँ हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 2 प्लैनेट्स के लिए। यहाँ पर हमने वो जो टनल वाला न्यूमेरिकल था ये, उसमें हमने 2 काम किए। एक तो हमने टाइम फाइंड किया था एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए, और दूसरा हमने साबित किया था कि टनल में अगर कोई मास छोड़ दिया जाए और वो वाइब्रेट करे तो वो किस तरह वाइब्रेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। प्रॉब्लम 5 जो है इसमें हमने ग्रेविटेशनल दोनों पूछेगा सवाल, ए और बी। हाँ जी दोनों ही पूछेगा, ये कौन से को बहुत लेंथी हैं। अब आप एफएससी में थोड़े हैं। नहीं सर वो हाँ जी दोनों ही पूछेगा जी सर। प्रॉब्लम नंबर 5 में वो कह रहा है व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ किया। प्रॉब्लम 6 में एस्केप वेलोसिटी फाइंड की थी। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमने फाइंड किया था जनाब क्या फाइंड किया था, टाइम पीरियड और मास। प्रॉब्लम 8 में भी हमने टाइम पीरियड फाइंड किया। प्रॉब्लम 9 में हमारे पास ये केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड वाला फॉर्मूला यूज़ किया था और उसको यूज़ करके हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से हाइट निकाली थी। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ये एलिप्स वो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट से रिलेटेड था, ये वाला न्यूमेरिकल, जिसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड की थी, एक एफिलियन डिस्टेंस, एक एसेंट्रिसिटी, बल्कि 2 चीज़ें फाइंड की थी। जी तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ठीक से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।